नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय योगा विद हेल्थ बिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर, कैसे हम अस्थमा को क्योर कर सकते हैं थ्रू दी योगा। तो इसमें हमने जो योगा का एक प्रोग्राम तैयार किया है अस्थमा के लिए, तो उसमें सबसे पहले हम आसनों को इस सीक्वेंस में रखा है। सबसे पहले आपको आसनों के अभ्यास कराएंगे, उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होंगी, उसके बाद प्राणायाम। तो इन तीनों को कंबाइंड करके हमने आपके लिए अस्थमा के लिए कैसे हम अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं थ्रू दी योगा, उसका आज हम आपको बाय प्रैक्टिकल थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले आसन का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, भुजंग आसन और मर्जरी आसन। इन दोनों प्रैक्टिस को करने से अस्थमा काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे भुजंगासन की। तो सबसे पहले किस प्रकार से भुजंगासन करना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले आपको पेट के बल यानी कि प्रोलाइन पोजीशन में लेट जाना है। इस प्रकार से पेट के बल, जैसे बोलते हैं हम योग की भाषा में प्रोलाइन पोजीशन। आपके दोनों पैर आपस में पीछे से मिले हुए रहेंगे, दोनों हथेलियां दोनों चेस्ट के साइड में, फोरहेड जमीन से टच। देन इनहेल करते हुए स्लोली अपने लोअर बैक का सहारा लेते हुए चेस्ट को पूरी तरह से एक्सपेंड करेंगे, गर्दन को सामने से पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना देर हो सके होल्ड करें। उसके बाद स्लोली एक्सहेल करते हुए वापस आएं। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, श्वासों की गति को ज़्यादा देर रोक कर ना रखें। ऐसे ही आप 2 से 3, 5 या 6 बार तक प्रैक्टिस इसका कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए स्लोली कम बैक। एक बार और देख लीजिए लास्ट टाइम किस प्रकार से करना है। फाइनल पोजीशन में आपको कुछ देर के लिए रुकना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि हाथों को पूरा सीधा कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है, सिर्फ आपको एल्बोज को हाफ बेंड करके रखना है। एक्सहेल करते हुए स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। फ्यू सेकेंड्स मकर आसन में रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद हम बात करेंगे सेकंड आसनास की, जिसका नाम है मर्जरी आसन। इसी आसन के क्रम में आपको नीलिंग डाउन पोजीशन में इस प्रकार से आ जाना है। आपका जो बॉडी वेट है आपकी दोनों हथेलियों के ऊपर और घुटनों के ऊपर और पैर के पंजों के ऊपर। ये प्रारंभिक आसन की अवस्था है मर्जरी आसन की। अभी करना कैसे है, इसमें आपको इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और लोअर बैक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोग सिर्फ गर्दन से मूवमेंट्स करते रहते हैं, ये नहीं करना है। यहाँ पे लोअर बैक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए चिन पूरी तरह से चेस्ट से टच होगी और आपकी लोअर बैक पूरी तरह से एक्सपेंड होगी, स्ट्रेच होगी। पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखें। इसी प्रकार 10 to 15 टाइम्स कंटिन्यूस करें ब्रीदिंग के साथ। एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट से टच, इनहेल करते हुए गर्दन सामने से पूरी तरह से स्ट्रेच होती हुई, लोअर बैक पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती हुई। 10 to 15 टाइम्स कंटिन्यूस करें, एक रिदमिक मूवमेंट्स करें, कोई जर्क नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एंड नाउ रिलैक्स अगेन। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। इस आसन को करने के बाद प्रोलाइन पोजीशन में ही कुछ सेकंड्स मकर आसन में रिलैक्स करने के बाद सेकंड जो हमारा प्रैक्टिस है वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं वो हमें खड़े होकर करना है। यहाँ पर भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, चेस्ट को पूरी तरह से नेक्स्ट आसन मर्जरी आसन।
नाउ नेक्स्ट अभ्यास हमारी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स में सबसे पहले जिसका नंबर है उसका नाम है हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक्स में हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग गैप बना कर रखेंगे। स्टैंड डायरेक्टली खड़े रहना है, दोनों हाथ थाइस के ऊपर रहेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर चेस्ट के सामने। देन नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, यहाँ पर हाथों की पोजीशन को देखेंगे ठीक है कि नहीं, पूरी तरह से इरेक्ट होना चाहिए आपके हाथ एल्बो जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट से, और शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। हाथ नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, सामने चेस्ट की तरफ रहेंगे। देन इनहेल करते हुए हाथों को पूरा धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाना है, ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट्स करेंगे। देन एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली कम इन सेंटर। 15 to 20 टाइम्स इसका प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इसी प्रकार से आंखें बंद रख के भी पूरा फोकस कर सकते हैं, आंखें खोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंखें बंद रख कर अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट्स करते रहें। जो आपका तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट्स का तालमेल होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी करते हैं, वो नहीं करना है। जितना स्लो जाएंगे, ब्रीदिंग के साथ जाएंगे, डीप ब्रीथ के साथ, उतना ही आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। एंड रिलैक्स, स्लोली वापस हाथों को इनिशियल पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक्स जिसका नाम है हैंड अप एंड डाउन ब्रीदिंग टेक्निक्स। दोनों हाथ थाइस पर रहेंगे। जो फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स की उसी की तरह स्टैंड डायरेक्ट खड़े रहना है आपको। इनहेल करते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, एक्सहेल करते हुए अगेन वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। ब्रीदिंग के साथ ही इस मूवमेंट्स को भी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी प्रकार से। स्लोली स्लोली ब्रीदिंग के साथ ही वापस आएँ, ब्रीदिंग के साथ ही ऊपर जाएँ। 10 to 15 टाइम्स 20 टाइम्स इसका अभ्यास डेली कीजिए। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम से तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स करेंगे तो। एंड रिलैक्स। इसी क्रम में आगे बात करेंगे हम प्राणायाम की। कौन से वे प्राणायाम हैं जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस क्रम में नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम है जो कि जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम्स है उन्हें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स में हमारा ब्रेथ जो है वो शॉर्ट होता है, तो हमें डीप ब्रीदिंग लेने की हमेशा सलाह दी जाती है। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो कैसे करना है आपको, उसकी प्रैक्टिस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज रखें। फर्स्ट इनहेलेशन आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है। डीप ब्रीथ करना है, पूरा गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कीजिए और पूरे कंट्रोल के साथ राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए स्लोली स्लोली। पूरा एक्सहेल होने के बाद राइट से ही अगेन इनहेल कीजिए। राइट से इनहेल होने के बाद राइट को क्लोज कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज रखते हुए लेफ्ट से पूरा कंट्रोल के साथ एक्सहेल कीजिए। एक राउंड यहाँ पर हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का कंप्लीट हुआ। लेफ्ट से ही हमने स्टार्ट किया और लेफ्ट पर ही आकर ख़त्म किया। एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे हमें 15 to 20 राउंड्स डेली करना है स्टार्टिंग से। धीरे धीरे इस प्राणायाम के प्रैक्टिस के टाइम को और राउंड्स को हमें बढ़ाते जाना है। 20 से 25, 30, 50 राउंड्स तक हम डेली प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो आज तो हमने बात की अस्थमा के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य किसी डिजीज के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में व दमा के बारे में।
ये बीमारी क्या होती है और हम उसको प्राकृतिक उपाय में नेचुरल तरीके से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दमा जो होता है, अस्थमा जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है। हमारी जो एयर पैसेज है और नेसल पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है और उसमें म्यूकस की सिक्रेशन की मात्रा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और हमें इसके लक्षण में दिखते हैं जैसे कि सर्दी जुकाम रहता है और खांसी होती है और स्पुटम भी निकलता है और चेस्ट पेन भी समटाइम्स होती है और कंजेशन फील होती है चेस्ट में और हमारे हेड में कंजेशन फील होता है और इसकी वजह से हमें हेडेक भी होता है। हम प्राकृतिक उपाय में इसका निदान कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जो काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है इसके लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ नेचुरोपैथी के पद्धतियाँ बताना चाहूँगी जो आप घर में भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस भी यही करूँगी कि आप अपने जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, उनसे सलाह लेकर इसको प्रैक्टिस करें या घर में इसकी आप एज ए होम रेमेडी इसको अभ्यास कर सकते हैं। गरम पाद स्नान या हॉट फुट बाथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चिकित्सा पद्धति है। गरम पानी में पैर को डुबोकर, पाँव को डुबोकर 10 से 15 मिनट इसमें बैठना है और इससे पहले गर्म पानी में पैर डुबोने से पहले 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लेना है। और अगर गर्मी का मौसम हो तो अपने सर के ऊपर एक हैंड टॉवल को गीला करके एक वेट कंप्रेस या कोल्ड कंप्रेस अपने सर के ऊपर रखना है और गर्म पानी में पैर डुबोकर 10 मिनट इसमें बैठना है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कंजेशन है, जो म्यूकस जमा होने की वजह से जो कंजेशन है वो रिमूव हो जाती है और जो सोर थ्रोट या सर्दी जुकाम की शिकायत होती है वो भी कम हो जाती है। और हमारे शरीर में हीट जनरेशन होता है जो कि इंटरनली हमें, एक तो स्वेटिंग होता है उसकी वजह से और इंटरनली हमें क्लींजिंग करने में हेल्प करता है। दूसरा जो आसान पद्धति है वो है फेशियल स्टीम या हम चेहरा भाप ले सकते हैं। तो इसके लिए फेशियल स्टीमर हमारे पास होती है या हम कोई भी वेसल में पानी गर्म करके भी ले सकते हैं। तो ये जो हम स्टीम लेते हैं, अगर हम कुछ हर्ब्स इसमें ऐड करके लेते हैं तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो कि एज ए ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। जैसे कि यूकैलिप्टस लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, हम उसको डाल के उस पानी को बॉईल करके स्टीम करके वो स्टीम भी हम ले सकते हैं। या जैसे कि किचन में हमारे पास अदरक जो है वो अवेलेबल होता है, तो हम थोड़ा सा अदरक को कूट कर उसको उस पानी में डाल के उसका स्टीम ले सकते हैं। या हमारे पास बे लीव्स अगर अवेलेबल है, लाइक जो तेज पत्ता है, वो पानी में डालकर हम उसका भी फेशियल स्टीम ले सकते हैं। या कॉमनली हमारे पास कपूर घर में अवेलेबल होता है। कपूर जो है बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है ना, तो हम वो भी डालकर पानी में उसका फेशियल स्टीम ले सकते हैं। ये 2 बहुत सरल और आसान पद्धतियां हैं नेचुरोपैथी के, जो हम इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं जब तक हमें एडवाइजेबल है या जब तक हमें इसके लक्षण दिखते हैं। तीसरा, हम जो योग के माध्यम से हम इसको मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे जो ये कंडीशन है अस्थमा से मुक्ति पाने के लिए और इस कंडीशन को कंट्रोल रखने के लिए हम योगाभ्यास कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन है, इसमें हमारे चेस्ट का जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेच होता है, एक्सपैंड होता है, तो उसमें हमारे लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है ना, वो ब्रीदिंग के साथ हम करते हैं, जैसे कि चेस्ट को एक्सपेंशन करना और फिर हाथ के थ्रू सांस लेते हुए हमें हाथ को स्ट्रेच करना है और चेस्ट को एक्सपेंस करना है कंप्लीटली। देन उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। और कुछ प्राणायाम जो होते हैं वो बेसिकली कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम अपने जो ब्रीदिंग प्रोसीजर है या जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और वो हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है या लंग फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है।
सो प्राणायाम में जैसे कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो काफ़ी फायदा करता है, और कपालभाति ये क्रिया है बेसिकली, और हम प्राणायाम में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये कुछ बेसिक तरीका है या टेक्निक है, हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूँगी डाइट के बारे में, क्योंकि खान पान का भी ध्यान रखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है, और अगर हम कंबाइंडली ये सारे चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो खाने पीने में सबसे पहला चीज़ क्या हमें नहीं खाना है, इसके लिए क्या अवॉइड करना है वो मैं बताऊंगी। जैसे कि कोई भी बासी चीज़ें या जो जिसमें सड़न हुआ हो वो सारे चीज़ें हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो ओवर फॉर्मेंटेड चीज़ें होते हैं या बासी चीज़ें होते हैं वो इन्फेक्शन को और बढ़ाता है ना, और वो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। तो हमें वो सारे चीज़ें नहीं लेना है, जैसे कि पिकल्स होता है, अचार होता है, वो हमें नहीं खाना है। और जैसे कि हम कोई भी टाइप के जो ब्रेड्स होते हैं जो ईस्ट से फॉर्मेंट करके हम बनाया जाता है बेसिकली, तो हम कोशिश करें उसको अवॉइड करने के लिए। और जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, है ना, उसको हम अवॉइड करेंगे। और चिल्ड वाटर, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या नॉर्मल पानी हो, जो चिल्ड वाटर है, जो ठंडा पानी होता है, उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये और कंडीशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें अवॉइड करना है। अब मैं कुछ इजीली अवेलेबल, कॉमनली अवेलेबल हर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो हम अपने डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक होता है सबसे पहले जो मेथी के जो सीड्स हैं, मेथी के जो बीज है, ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, इन्फेक्शन को कम करने में और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। तो मेथी को हम अगर अंकुरित करके लेते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। या तो हम इसको अंकुरित करके ले सकते हैं, या मेथी का पानी हम पी सकते हैं, या मेथी के बीज को उसका पाउडर बनाकर हम उसका पाउडर भी सेवन कर सकते हैं। देन दूसरा हर्ब है, एक हर्बल टी हम ले सकते हैं ज़रूर। एक हॉट ड्रिंक जब हम लेते हैं तो जो जमा हुआ म्यूकस है वो बाहर निकालने में हेल्प करता है हमें, है ना। तो हम एक हर्बल टी बना के ले सकते हैं। हमारे किचन में बहुत सारे मसाले अवेलेबल होते हैं, जो वो सारे हर्ब्स जो है उनके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि जिंजर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। सो जिंजर है, और आपकी सिनेमन है, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, और तुलसी के पत्ते इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है इनको आप सेम मात्रा में पानी में मिला लीजिए। 1 गिलास पानी में इसको मिला लीजिए, अच्छे से बॉईल कर लीजिए ताकि उसके पूरे एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए, और उसको 1 कप या आधा कप दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार हम इसको पी सकते हैं, है ना। और गरम गरम पीना है। तो इससे हमें अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और हम काफ़ी हद तक अस्थमा को या दमा को हम कंट्रोल में रख सकते हैं।